नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डालते हैं कानून से जुड़ी खबरों पर एक नज़र। क्या गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध कब्जे रुकेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। अगर इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और बिहार सरकार से पूछा है कि गंगा नदी के किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फ्रेश रिपोर्ट यानी कि ताज़ा स्थिति रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। ये निर्देश जस्टिस जे.बी. पारदिरवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब सिर्फ पुराने बयान या पुरानी रिपोर्ट नहीं चलेगी, बल्कि मौजूदा हालात पर पूरी जानकारी चाहिए। ये मामला पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा की एक याचिका से जुड़ा है, जो उन्होंने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। सिन्हा ने आरोप लगाया कि पटना के दीघा इलाके में गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में कई अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इनमें कॉलोनियाँ, ईंट के भट्टे, शादी हॉल और एक लंबी सड़क तक शामिल है, जिसे बिहार सरकार ने ही बनाया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये क्षेत्र गंगा में रहने वाली डॉल्फिन के लिए बेहद ज़रूरी है और ये पूरा इलाका पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील है, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की इसमें टिप्पणियां क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि वो मामले को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो गंगा नदी के किनारे वाले अन्य राज्यों में भी इसी तरह के मामलों को शामिल करेगा। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि पटना और आसपास के इलाकों में अब कोई भी नया निर्माण नहीं होना चाहिए। इसमें वकीलों की दलीलें क्या थी? याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठ ने कोर्ट को बताया कि इन अतिक्रमणों के कारण न सिर्फ गंगा की धाराएं बाधित हो रही है, बल्कि नदी का जलस्तर और गुणवत्ता भी गिरती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पटना के ज़मीन के नीचे के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों के लिए गंगा का साफ पानी पीने के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या हैं इसमें? कोर्ट ने कहा कि दोनों सरकारें, केंद्र और बिहार, ये बताएं अब तक कितने अतिक्रमण हटाए गए हैं, फिलहाल कितने अतिक्रमण मौजूद हैं, उन्हें हटाने की क्या योजना है और कितने समय में हटाया जाएगा। साथ ही याचिकाकर्ताओं को अदालत ने अनुमति दी कि वो कोर्ट को वर्तमान स्थिति से अवगत करवा सके। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 28 उन अनुबंधों में अन्य अधिकार क्षेत्र खंड यानी कि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन क्लॉसेस पर रोक नहीं लगाती, जो किसी विशेष स्थान की अदालत को विवादों के निपटारे का विशेष अधिकार देती है। ये मामला HDFC बैंक लिमिटेड के 2 कर्मचारियों से संबंधित था, जिनके रोजगार अनुबंधों में मुंबई की अदालतों को अन्य अधिकार क्षेत्र दिए गए थे। नौकरी से निकाले जाने के बाद एक कर्मचारी ने दिल्ली में और दूसरे ने पटना में दीवानी मुकदमे दायर किए। बैंक ने इन मुकदमों को खारिज करने की याचिका दायर की, ये तर्क देते हुए कि अनुबंध के अनुसार केवल मुंबई की अदालत को ही इन मामलों की सुनवाई का अधिकार है। पटना हाईकोर्ट ने बैंक के पक्ष में निर्णय दिया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अनुबंध में अन्य अधिकार क्षेत्र खंड वैध है, बशर्ते ये खंड किसी पक्ष को पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई शुरू करने से नहीं रोकता। जिस अदालत को अन्य अधिकार दिए गए हैं वह वैधानिक रूप से उस मामले की सुनवाई करने में सक्षम हो। पक्षों ने स्पष्ट रूप से उस अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया हो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने बुधवार को अपने न्यायिक कार्यकाल के अंत में वकीलों के अनुशासनहीन आचरण पर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर गहरी पीड़ा व्यक्त की। ये टिप्पणी उन्होंने एन ईश्वरनाथ बनाम राज्य मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें अधिवक्ता पी सोमासुंदरम पर विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP के तथ्यों को छुपाने का आरोप था। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, अपने करियर के अंत में मुझे ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, ये मेरे लिए दुखद है, लेकिन मैं गलत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने बार के सदस्यों में गिरती नैतिक मानकों पर भी चिंता जताई। कहा, मानक बहुत गिर गए हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और SCBA से ठोस प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन संस्था के लिए कोई नहीं सोच रहा है। मामले में अदालत ने पहले एक आरोपी द्वारा विकृत तथ्यों के साथ अदालत का रुख करने और आत्मसमर्पण के पहले के निर्देश का पालन न करने पर गंभीर ध्यान दिया।
सुंदरम द्वारा बिना अनुपालन के दूसरी SLP दायर करने पर अदालत ने उनकी व्याख्या मांगी। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी आरोपी ने अपराध के समय अपनी गैर मौजूदगी का दावा किया है तो अभियोजन पक्ष को अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर दोषी सिद्धि से पहले उस दावे को गलत साबित करना होगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र की पीठ ने एक मामले में पति की दोष सिद्धि को रद्द करते हुए ये स्पष्ट किया, पति और पत्नी को अंतिम बार उनके साझा घर में साथ देखे जाने का तथ्य पति को हत्या का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि पति अपनी गैर मौजूदगी का दावा करता है और अभियोजन पक्ष इसे खारिज नहीं कर पाता। अगली खबर है, रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर स्टैम्प शुल्क चोरी के मामले में करीब 3.71 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीन खरीदते समय आवासीय भूखंडों को कृषि भूमि के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे स्टैम्प शुल्क में लगभग 1.78 करोड़ की हानि हुई। जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें दोगुना स्टैम्प शुल्क और निलंबित भुगतान पर 1.5% मासिक ब्याज सहित कुल 3.71 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है। अब्दुल्ला को इस आदेश का जवाब देने के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए स्कूलों में अतिरिक्त पद बनाने के राज्य कैबिनेट के फैसले की CBI जांच को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार का कैबिनेट निर्णय जो नीति का हिस्सा है उसकी जांच नहीं की जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूलों में की गई गलत नियुक्तियों की जांच आगे जारी रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द लॉ एडवाइस।